नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके YouTube चैनल जी के जी एस करंट अफेयर्स वीडियो पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक साउंड से है यानी कि ध्वनि से है और इसी टॉपिक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आप सभी से विनम्र निवेदन है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आइए बिना देर किए हम आज का अपना पहला प्रश्न देखते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, डॉपलर प्रभाव किस चीज से संबंधित है? व्हाट इज डॉपलर इफेक्ट रिलेटेड टू? ऑप्शन है भूकंप, इलेक्ट्रॉन चुंबकत्व या ध्वनि, अर्थक्वेक, इलेक्ट्रॉन मैग्नेटिज्म या साउंड। और इसका सही उत्तर होगा साउंड यानी कि ध्वनि। डॉपलर प्रभाव तरंग स्रोत की गति के कारण तरंग आवृत्ति में स्पष्ट बदलाव है। जब तरंग स्रोत निकट आ रहा होता है तो स्पष्ट आवृत्ति ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है और जब तरंग स्रोत पीछे हट रहा होता है तो नीचे की ओर शिफ्ट हो जाती है। डॉपलर प्रभाव बताता है कि हम गुजरते सायरन की ध्वनि की पिच में बदलाव क्यों महसूस करते हैं। The Doppler effect is the apparent shift in wave frequency due to the movement of a wave source. The apparent frequency shifts upward when the wave source is approaching and downward when the wave source is retreating. The Doppler effect explains why we perceive a change in pitch of the sound of a passing siren. हमारा अगला सवाल है, ध्वनि तरंगे कहाँ से नहीं गुजर सकती? Where can sound waves not travel through? ऑप्शन से स्टील, द्रव, वायु या निर्वात। स्टील, लिक्विड, एयर या वैक्यूम। और इसका सही उत्तर होगा वैक्यूम यानी कि निर्वात। ध्वनि एक यांत्रिक तरंग है। यह कणों को कंपन करके गति करती है। यह ठोस, तरल पदार्थ और गैसों से होकर गुजर सकती है। ध्वनि निर्वात में यात्रा नहीं कर सकती है। ध्वनि की गति मटेरियल से प्रभावित होती है। ठोस में यह सबसे तेज होती है और गैस में यह सबसे धीमी होती है। ध्वनि की गति तापमान से भी प्रभावित होती है। उच्च तापमान पर ये तेज होती है और कम तापमान पर ये धीमी होती है। Sound is a mechanical wave. It moves by vibrating particles in solid, liquids, and gases. Sound cannot travel in a vacuum. Speed of sound is affected by material. In solids, it is fastest and it is slowest in gases. Speed of sound is affected by temperature. At high temperature, it is faster and at low temperature, it is slower. हमारा अगला सवाल है, ध्वनि का तारतम्य किस पर निर्भर करता है? What does the pitch of sound depend on? ऑप्शन से तरंग दैर्ध्य, आयाम, आवृत्ति या उपयुक्त में से कोई नहीं। वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा फ्रीक्वेंसी यानी कि आवृत्ति। पिच को हम संगीत से रिलेट करते हैं और इस संगीत से ही हम इसको समझते हैं। पिच एक संगीत में ध्वनि की वह विशेषता है जिसके द्वारा एक तीखी ध्वनि यानी कि एक मीठी आवाज को गंभीर ध्वनि यानी कि भारी आवाज से अलग किया जा सकता है, भले ही दोनों ध्वनियाँ समान तीव्रता की हों। इसे ध्वनि की उस विशेषता के रूप में परिभाषित किया जाता है जिसके द्वारा कान इसे संगीत के पैमाने पर स्थान प्रदान करता है। जब एक खींची हुई डोरी को खींचा जाता है तो एक निश्चित पिच अनुभूति की ध्वनि उत्पन्न होती है। यदि डोरी में तनाव बढ़ा दिया जाए तो तारत्म्य यानी कि तीखापन अधिक हो जाता है। तनाव बढ़ने से कंपन की आवृत्ति भी बढ़ जाती है। इसलिए पिच का आवृत्ति से गहरा संबंध है। लेकिन केवल आवृत्ति ही पिच का निर्धारण नहीं करती। 1000 हर्ट्ज से नीचे पिच आवृत्ति से थोड़ी अधिक होती है और 1000 हर्ट्ज से ऊपर स्थिति उलट हो जाती है। ध्वनि की तीव्रता 1000 हर्ट्ज तक की पिच को भी प्रभावित करती है। तीव्रता में वृद्धि से पिच में कमी आती है। लगभग 1000 से 3000 हर्ट्ज तक पिच जोर से स्वतंत्र होती है, जबकि 3000 हर्ट्ज से ऊपर जोर में वृद्धि से पिच में वृद्धि होती है। Pitch is that characteristic of a musical sound by which a shrill sound can be distinguished from a grave one, even though the two sounds may be of the same intensity or simply amplitude. It is also defined as that characteristic of sound by which the ear assigns it a place on a musical scale. When a stretched string is plucked, a sound of a certain pitch sensation is produced. If the tension in the string is increased, the pitch becomes higher. Increasing the tension also increases the frequency of vibration. Therefore, pitch is intimately related to frequency.
But frequency alone does not determine the pitch. Below 1000 Hz, the pitch is slightly higher than the frequency, and above 1000 Hz, the position is reversed. The loudness of sound also affects the pitch up to the 1000 Hz. An increase in loudness causes a decrease in pitch. From about 1000 to 3000 Hz, the pitch is independent of loudness, while above 3000 Hz, an increase in loudness causes an increase in pitch. इस डायग्राम में आप देख सकते हैं फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा है पिच भी उतनी ज़्यादा है। अब फ्रीक्वेंसी जहाँ लो हुई पिच भी वहीं पे लो हो चुकी है। हमारा अगला सवाल है ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या होती है? व्हाट इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ साउंड इंटेंसिटी? ऑप्शन है मीटर, डायोप्टर, किलोग्राम या डेसिबल। और इसका सही उत्तर होगा डेसिबल। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई डेसिबल है। डेसिबल को ध्वनि शक्ति या ध्वनि दबाव के रूप में भी जाना जाता है। द यूनिट ऑफ मेजरमेंट फॉर साउंड इंटेंसिटी इज द डेसिबल। Decibels are also known as sound power or sound pressure. हमारा अगला सवाल है मनुष्य के लिए मानक ध्वनि स्तर क्या है? व्हाट इज द स्टैंडर्ड साउंड लेवल फॉर ह्यूमंस? ऑप्शन है 90 डेसिबल, 150 डेसिबल, 60 डेसिबल या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा 60 डेसिबल। 85 डेसिबल से ऊपर की ध्वनियाँ मानव श्रवण के लिए हानिकारक मानी जाती है और श्रवण क्षति या श्रवण हानि का कारण बन सकती है। बात करने वाले व्यक्ति की सामान्य ध्वनियाँ जो लगभग 60 से 70 डेसिबल होती है मानव श्रवण के लिए सुरक्षित मानी जाती है, चाहे आप कितनी भी देर तक उनके संपर्क में रहें। Sounds above 85 decibel are considered harmful to human hearing and can cause hearing damage or hearing loss. Normal sounds like that of a person talking, which is about 60 to 70 decibels, are considered safe for human hearing, no matter how long you are exposed to them. यहाँ आप इस डायग्राम में देख सकते हैं 60 यानी कि नॉर्मल कन्वर्सेशन जो हमारे लिए या किसी मनुष्य के लिए सेफ मानी जाती है। इसको हम लंबे समय तक सुने तो भी हमारे कानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे ऊपर जाएं 60 से ऊपर यानी कि 70, 75, 80 तब हमारे कानों को लंबे समय तक अगर हम उसमें रहें तो नुकसान पहुंच सकता है। हमारा अगला सवाल है पारास्राव तरंगों को सबसे पहले किसने सीटी बजाकर उत्पन्न किया था? हु आर द फर्स्ट टू जनरेट अल्ट्रासोनिक वेव्स बाय व्हिstling? ऑप्शन है फ्रांसिस गैल्टन, आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे या उपयुक्त में कोई नहीं। फ्रांसिस गैल्टन, आइजैक न्यूटन, माइकल फैराडे या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा फ्रांसिस गैल्टन। फ्रांसिस गैल्टन ने 1893 में गैल्टन सिटी का आविष्कार किया था। यह समायोज्य सिटी अल्ट्रासाउंड उत्पन्न करती है जिसका उपयोग गैल्टन मनुष्यों और अन्य जानवरों की श्रवण सीमा को मापने के लिए किया करते थे। फ्रांसिस गैल्टन invented the Galton whistle in 1893. This adjustable whistle produces ultrasound, which Galton used to measure the hearing range of humans and other animals. हमारा अगला सवाल है विमानों की आंतरिक भागों की सफाई में किसका उपयोग किया जाता है? What is used in cleaning the internal parts of planes? ऑप्शन है अवरक्त तरंगे, अवस्रव्य तरंग, ए और बी दोनों या पराश्रव तरंग, इंफ्रारेड वेव्स, इनऑडिबल वेव्स, बोथ ए एंड बी या अल्ट्रासोनिक वेव्स। और इसका सही उत्तर होगा अल्ट्रासोनिक वेव्स यानी कि पराश्रव तरंग। हमारा अगला सवाल है पराश्रव तरंगों का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है? अल्ट्रासोनिक वेव्स आर यूज्ड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग? ऑप्शन है हवाई जहाज और घड़ियों के स्पेयर पार्ट्स को साफ करने के लिए, समुद्र की गहराई मापने के लिए या ट्यूमर का पता लगाने के लिए या उपयुक्त सभी। टू क्लीन द स्पेयर पार्ट्स ऑफ एरोप्लेन एंड वॉचेस, टू मेजर द डेप्थ ऑफ द ओशन, टू डिटेक्ट द ट्यूमर या ऑल ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा ऑल ऑफ द अबव यानी कि उपयुक्त सभी। हमारा अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा एक वायु में ध्वनि तरंगों द्वारा उत्पादित नहीं होता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय साउंड वेव्स इन एयर? ऑप्शन है परावर्तन, विवर्तन, ध्रुवन या उपयुक्त में से कोई नहीं। रिफ्लेक्शन, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा पोलराइजेशन यानी कि ध्रुवन। चूंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे हैं जो ध्रुवीकरण की घटना प्रदर्शित नहीं करते हैं,
ये केवल अनुप्रस्थ तरंग द्वारा ही प्रदर्शित होती है। हमारा अगला सवाल है, एक जैव पद्धति जिसमें परास्पर ध्वनि का उपयोग किया जाता है। अ बायोलॉजिकल मेथड इन विच अल्ट्रासोनिक साउंड इज यूज्ड। ऑप्शन है एक्स-रे, ईसीजी, सोनोग्राफी या उपयुक्त में से कोई नहीं। एक्स-रे, ईसीजी, सोनोग्राफी या नन ऑफ द अबव। और इसका सही उत्तर होगा सोनोग्राफी। अल्ट्रासाउंड स्कैन एक चिकित्सा प्रक्रिया है जो उच्च आवृत्ति ध्वनि तरंगों का उपयोग करके शरीर के भीतर से लाइव छवियों को कैप्चर करती है। सोनोग्राफी इसका दूसरा नाम है। अल्ट्रासोनिक ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। अल्ट्रासाउंड ध्वनि तरंगे जिनकी आवृत्ति श्रव्य आवृत्ति से अधिक होती है। An ultrasound scan is a medical procedure that captures live image from within the body using high frequency sound waves. Sonography is another name for it. The ultrasonic sound has a frequency higher than 20,000 Hz. Ultrasound is sound waves with frequency higher than the audible frequency. यह सिग्नल भेजने के लिए काम में लाई जाती है। समुद्र की गहराई मापने के लिए काम में लाई जाती है। कपड़े, हवाई जहाज और घड़ी की मशीनरी भागों का सफाई करने के लिए, कारखानों की चिमनी से लैंप सूट हटाने के लिए, द्रव को स्टरलाइज करने में और अल्ट्रासोनोग्राफी में काम में लाई जाती है। अल्ट्रासोनिक का एप्लीकेशन देखते हैं। फॉर सेंडिंग सिग्नल्स, फॉर मेजरिंग द डेप्थ ऑफ द सी, फॉर क्लीनिंग क्लोथ्स, एरोप्लेन्स एंड मशीनरी पार्ट्स ऑफ क्लॉक, फॉर रिमूविंग लैंप सूट फ्रॉम द चिमनी ऑफ द फैक्ट्रीज, इन स्टरलाइजिंग द लिक्विड इन अल्ट्रासोनोग्राफी। और इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो उसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा अपने दोस्तों और अपने मित्रगणों के बीच। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।